एवरीवन, दिस इज वसुंधरा सिंह एंड इन टुडेज वीडियो हम पढ़ने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। सो दिस इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री, जिसके सभी क्वेश्चंस वेदर एमसीक्यू शॉर्ट एंड लॉन्ग हम सभी को यहाँ पर देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज When was ऋग्वेद कंपाइल्ड। तो यहाँ पर आपको टाइम स्पैन बताना है कि ऋग्वेद को कब कंपाइल किया गया था। तो आंसर इज रफली बिटवीन 1500 to 1000 BCE। ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं है बट रफली इट इज अराउंड 1500 to 1000 BCE। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम गिवन टू बुद्धा एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। तो जो लॉर्ड बुद्धा है उनका जन्म के टाइम पर उनका बचपन का नेम क्या था, दैट हियर यू हैव टू आंसर। तो करेक्ट आंसर इज सिद्धार्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ऋग्वेद में आखिर है क्या, ये जो टेक्स्ट है ऋग्वेद इसमें क्या लिखा गया है, व्हाट इज इनसाइड इट। तो ऋग्वेद में हमको हाइम्स देखने को मिलती हैं इन प्रेज ऑफ मेनी डेटीज सच एज इंद्र एंड सोम, यानी कि कई सारे देवताओं की तारीफ में उनके प्रेज करते हुए कई सारे हमको मंत्र वगैरह देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट फिलोसफी। तो जो लॉर्ड बुद्धा है उनकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड क्या है, दुनिया क्या है। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी द वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ट्रांसिएंट का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा दिनों तक लास्ट नहीं करेगी, इम्परमानेंट है, ठीक है। तो ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, ये लगातार चेंज होता रहता है एंड साथ ही इट इज ट्रांसिएंट विच मीन्स इट इज नॉट परमानेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज संघा। तो देखो संघा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मॉन्क्स ऑफ बुद्धिज्म हु बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा। तो धम्मा क्या है, जहाँ पर लोग प्रीच करते हैं बुद्धिज्म को, है ना, जो बुद्धिज्म रिलीजन है उससे रिलेटेड टीचिंग्स देना, उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसी को बोला गया है ना धम्मा। तो जो भी लोग धम्मा के टीचर्स हैं या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसी ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया है संघा। Next question, what names were given to males and females who entered संघास। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है संघा, इसमें जो भी मेल्स एंड फीमेल्स आते हैं ज्वाइन करते हैं उनको क्या नेम दिया गया है। तो मेल्स को बोला जाता है भिक्खूज एंड द फीमेल्स वर कॉल्ड एज भिक्खुनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डेली रूटीन ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइफ जीते थे। एंड सेकेंडली दे डिपेंडेड ऑन ऑफरिंग्स एंड आर्म्स, दे केप्ट ओनली अ बोल विद देम टू एक्सेप्ट फूड। तो उनका जो है गुजर बसर सिर्फ और सिर्फ भिक्षा मांग करके होता था। जो भी उन लोगों को ऑफरिंग्स मिल जाती थी, जो भी उनको मिल जाता था लोगों से, उसी से वो अपना काम चलाते थे। वो अपने पास में केवल एक बोल रखते थे सो दैट दे कैन एक्सेप्ट द फूड। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड सिद्धार्थ अडॉप्टेड द पाथ ऑफ संन्यास और रिनुंसिएशन। तो जो सिद्धार्थ है उन्होंने ये पाथ क्यों अपनाया, उन्होंने ये सन्यासी जीवन क्यों अपनाया, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। तो जब उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन को, एक सिक मैन को एंड एक डेड मैन को, ये जब तीन इंसिडेंट्स उन्होंने फेस करी, देन उनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो दुनिया है ये एक सॉरोज और सफरिंग्स का घर है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुख है, बहुत ही ज़्यादा सफरिंग्स हैं इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। एंड देन ही रियलाइज दैट द डिके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वॉज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है कि उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, विच इन सिंपलर वर्ड्स मीन्स कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका डिके एंड डिस्ट्रक्शन इज ऑब्वियस, वो होना ही होना है, ठीक है। However, he felt relieved when he saw a homeless mendicant। तो जब उन्होंने देखा एक होमलेस बेघर सन्यासी को जो कि सब कुछ छोड़ करके सारा ही मटेरियल वर्ल्ड से दूर वो जो है मेडिटेट कर रहा है बैठ के, देन ही रियलाइज कि वो भी इसी पाथ को अपनाएंगे एंड हेंस ही डिसाइडेड टू अडॉप्ट द सेम पाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्तूपास। तो जो स्तूपास हैं वो बुद्धा से रिलेटेड हैं एंड दे आर द सीक्रेट माउंट्स। माउंट्स का मतलब ये होता है ज़मीन पर कोई भी मिट्टी या फिर पत्थर का ढेर होना। तो बेसिकली जो स्तूपास हैं वो क्या हैं कि उन जगहों पर बुद्धा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व किया गया है, उनको दफनाया गया है एंड ऊपर से एक सेमी सर्कुलर माउंट बना दिया गया है अर्थ पर, है ना, उस जमीन पर, ठीक है। तो द स्तूपास आर सीक्रेट माउंट्स एसोसिएटेड विद बुद्धा। इट इज़ अ संस्कृत वर्ड। ये जो स्तूपा है ये एक संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है हीप, यानी कि ढेर, ठीक है।
इट इज़ अ सिंपल सेमी सर्कुलर माउंट ऑफ अर्थ। ठीक है, हम ज़मीन पर कोई भी सेमी सर्कुलर एक ढेर ऐसा बना देते हैं, उसी को बोला जाता है, इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, एंड लेटर ऑन इसको अंडा कहकर जाना जाने लगा। ठीक है, लेटर ऑन इट वॉज कॉल्ड एज अंडा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। स्तूपा क्या है, जो बुद्धा से रिलेटेड रिमेन्स हैं उनको प्रिजर्व किया गया है। ठीक है, एंड किस वे में किया गया है, तो जो माउंट्स होते हैं, एक तरह का ढेर ऐसा बना देना सेमी सर्कुलर शेप में ऑन अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज स्तूपास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय हेगियोग्राफी। तो हेगियोग्राफी क्या है, देखो हेगियोग्राफी एक संत या फिर किसी भी रिलीजियस लीडर की बायोग्राफी को कहा गया है। ठीक है, कोई भी रिलीजियस लीडर है या कोई संत है यानी कि सेंट है, तो उसकी बायोग्राफी को हेगियोग्राफी कहा गया है। ठीक है, एंड इन हेगियोग्राफीज में क्या होता है, जनरली जिस भी लीडर के बारे में, जिस भी सेंट के बारे में बायोग्राफी है, उनके अचीवमेंट्स को डिस्क्लोज किया जाता है, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करी जाती है। एंड ऐसा 100% श्योर नहीं है कि हर एक जो भी चीज़ उसमें मेंशन करी गई है वो एक्यूरेट हो ही हो। ठीक है, सो ऐसा माना जाता है, कुछ चीज़ें हो सकता है कि एकदम एक्यूरेट ना हो। तो हेगियोग्राफी इज अ बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस लीडर. It generally praises the saint's achievement and may not always be literally accurate. ठीक है, अगला क्वेश्चन है when was the stupa of Sanchi discovered? What was the condition of its gateway at that time? तो सांची के स्तूपा को डिस्कवर किया गया था ड्यूरिंग द 1818 CE एंड उसमें 4 गेटवेज थे, आउट ऑफ विच 3 गेटवेज एकदम बढ़िया कंडीशन में थे, दे वर ओके, बट जो चौथा गेटवे था वो बिखरा पड़ा हुआ था। ठीक है, तो स्तूपा ऑफ सांची वाज डिस्कवर्ड इन 1818 CE. इट हैड 4 गेटवेज, 3 ऑफ दीज गेटवेज वर इन गुड कंडीशन, बट द 4th गेटवे वाज लाइंग स्कैटर्ड एट इट्स एक्चुअल प्लेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर तीर्थंकार्स. तो तीर्थंकार्स का सिंपल मीनिंग यही है, जो भी जैन टीचर्स हैं उन्हीं को तीर्थंकार बोला गया है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन देयर वर 23 अदर टीचर्स बिफोर महावीर. जो 24th तीर्थंकार है वो महावीर है, राइट. उससे पहले जो है 23 तीर्थंकार हुए थे, 23 टीचर्स थे ऑफ जैन रिलीजन, एंड इन सभी टीचर्स को जो है तीर्थंकार बोला गया है. इट लिटरली मीन्स दोज हु गाइड इंडिविजुअल्स अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस. तो इस टर्म का लिटरल मीनिंग ये होता है, ये वो लोग होते हैं जो कि लोगों को गाइड करते हैं, उनको टीच करते हैं अबाउट द लाइफ, अबाउट देयर एग्जिस्टेंस. सो बेसिकली जो लोग टीच करते हैं लोगों को अबाउट द रिलीजन, जैन रिलीजन, उन्हीं को तीर्थंकार बोला गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज वर्धमान महावीर, हाउ वाज ही एनलाइटेंड. तो वी ऑल नो जो जैन रिलीजन के 24th तीर्थंकार थे, ही वाज वर्धमान महावीर, एंड वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीचर थे ऑफ जैनिज्म, क्योंकि एज वी नो 23 टीचर्स इससे पहले भी थे ऑफ जैन रिलीजन, लेकिन जो 24th टीचर थे जो कि थे महावीर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दिस रिलीजन. ये एक क्षत्रिय प्रिंस थे एंड ही वॉज रिलेटेड टू लिच्छावी क्लैन ऑफ वजी संघा. ठीक है, एंड इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था एट द एज ऑफ 30 एंड वो जंगलों में रहना शुरू कर देते हैं, काफ़ी सालों तक मेडिटेट करते हैं. ही मेडिटेटेड फॉर 12 years एंड देन उसके बाद में उनको एनलाइटनमेंट मिल जाता है, उनको मोक्ष मिल जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदेवास और 3 डेइटीज इन हिंदुइज्म. तो हिंदुइज्म में जो त्रिदेव की बात करी जाती है उसका क्या मतलब है, त्रिदेव का मतलब क्या है. तो हिंदुइज्म में त्रिदेव का मतलब है 3 देवताओं से, 3 डेटीज से, जिनमें से जो पहले देवता हैं उनको बोला जाता है क्रिएटर, यानी कि इन्होंने इस दुनिया को बनाया, इस वर्ल्ड को बनाया. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज नोन एज सस्टेनर, जो कि इस दुनिया में लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, जो कि चीज़ों को जो है फंक्शन आउट कर रहे हैं, दुनिया को मेंटेन करके रख रहे हैं. ओके, एंड द थर्ड वन इज नोन एज डिस्ट्रॉयर, जिनका काम है टू डिस्ट्रॉय द एविल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, जो भी एविल चीजें हैं इस दुनिया में उनको डिस्ट्रॉय करने का काम है थर्ड डेटी का. ठीक है, तो ये जो 3 देवता हैं, 3 डेटी हैं, इन्हीं को कलेक्टिवली बोला गया है त्रिदेव. ओके, सो ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जो क्रिएटर है यानी कि जो फर्स्ट डेटी है दैट इज ब्रह्मा. द सेकेंड वन इज विष्णु हु टेक्स केयर ऑफ इट, एंड थर्ड इज महेशा हु इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ एविल. ठीक है, सो ये मतलब होता है त्रिदेव का. हिंदुइज्म में त्रिदेव का मतलब 3 देवताओं से है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन हाउ अकॉर्डिंग टू जैनिज्म वन कैन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा. तो आपको बताना है कि जैनिज्म के अकॉर्डिंग हम अपनी जो कर्मों की साइकिल है उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, उससे कैसे खुद को फ्री कर सकते हैं.
ठीक है। तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो है बर्थ और रीबर्थ हमारे कर्मों से ही शेप होते हैं, यानी कि हमें जन्म कैसा मिलेगा, हमारा पुनर्जन्म होगा या नहीं, ये हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है, राइट। तो अगर किसी को कर्मों के इन साइकिल से मुक्त होना है, फ्री होना है, तो दैट पर्सन हैज़ टू प्रैक्टिस एस्केटिज्म एंड पेनेंस, जिसका मतलब ये होता है हमको वैराग्य का जीवन जीना पड़ेगा, हमको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और हमेशा ही अच्छे काम करने चाहिए, गुड डीड्स हमको परफॉर्म करनी पड़ेंगी इफ़ वी वांट टू गेट फ्री फ्रॉम दिस साइकिल। ओके, बेसिकली वी कैन से जो संतों की ज़िंदगी होती है, जो सेंट्स की लाइफ होती है, उस तरह से रहना, मटेरियल वर्ल्ड से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड ना होना, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड हमको जो है मोनेस्ट्री में रहना चाहिए अगर हमको सैल्वेशन चाहिए, अगर हमको मोक्ष चाहिए। अभी मोनेस्ट्री क्या है, तो ये एक टाइप की कम्युनिटी होती है मॉन्क्स की, संतों की, जो कि कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके एक डिसिप्लिन में रहते हैं। ओके, सो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में देते हैं तो हमको जो है जैनिज्म के अकॉर्डिंग एस्केटिज्म एंड पेनेंस को प्रैक्टिस करना चाहिए इफ़ वी वांट टू गेट फ्री फ्रॉम दिस साइकिल। ठीक है, तो इसी तरह से वी हैव रिटन द आंसर। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्म। हमारे जो कर्म है, हमारी जो डीड्स है, उनसे शेप होता है। इफ वन इज टू एस्केप दिस साइकिल ऑफ कर्मा, one must practice asceticism and penance, so one has to live in a monastery to attain salvation। ठीक है, सिंपल है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE इज रिगार्डेड एज द टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस बताना है, ये जो मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE थी, इस टाइम पीरियड को वर्ल्ड हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है, व्हाट वर द मेजर रीजंस। ठीक है, तो सबसे पहला तो रीज़न यही है कि हमको काफ़ी सारे थिंकर्स इमर्ज होते हुए नज़र आए थे डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि हमको ईरान के ज़राथुस्त्रा देखने को मिले, ठीक है, चाइना से कुंगजी, सोक्रेट्स, प्लाटो एंड अरिस्टोटल फ्रॉम ग्रीस, एंड हमारी इंडिया से महावीर एंड बुद्धा। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट से वर्ल्ड के कई सारे थिंकर्स इमर्ज हुए। इसके अलावा जो है हमको देखने को मिलता है कई सारे नए किंगडम्स भी इमर्ज हुए थे इन द गंगा वैली, एंड जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही थी, काफ़ी मेजर चेंजेस हमको देखने को मिले। सो दीज आर फ्यू रीजंस जिस वजह से इसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो हाउ वी विल राइट द आंसर, लेट अस हैव अ लुक। Answer is the mid-first millennium BCE is regarded as the turning point in the world's history as it saw the emergence of many thinkers in different parts of the world. Thinkers like Zarathustra in Iran, Kongzi in China, Socrates, Plato and Aristotle in Greece, and Mahavira and Buddha in इन हो गया यहाँ पर, महावीरा एंड बुद्धा इन इंडिया इमर्ज्ड इन दिस एज, इसी टाइम पर इमर्ज हुए थे। ओके, दे ट्राइड टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड कॉस्मिक ऑर्डर। तो ये जो भी थिंकर्स इमर्ज हुए थे, इन्होंने ये जानने की कोशिश करी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये समझने की कोशिश करी कि हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं, बेसिकली उन्होंने लाइफ का मीनिंग जानने की कोशिश करी। ओके, एंड दिस वाज द टाइम व्हेन न्यू किंगडम्स वर इमर्जिंग इन गंगा वैली, social and economic life was changing, all these thinkers were trying to understand this development as well। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है। एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग टू यू गाइज कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे आपका जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है, तो गिव इट अ ट्राई कि आप पॉइंट्स में आंसर को लिख, बिकॉज दैट मेक्स द आंसर मोर क्लियर एंड इम्प्रेसिव। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 3 पॉइंट्स लिख दीजिए। अब ऐसा भी नहीं है आप 3 पॉइंट्स में 1-1, 2-2 वर्ड लिख के आ रहे हैं ना, आपके पॉइंट्स भी पावरफुल होने चाहिए। इसके अलावा जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स लिख दिए, आपका 1 पेज लगभग कवर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से अगर हम आंसर लिखें, दैट विल बी मोर गुड फॉर यू, यू विल गेट बेटर मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, सो बुद्धिज्म के जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी रूल्स हैं, वो यहाँ पर हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट, जिसका मतलब होता है इम्परमानेंट, परमानेंट नहीं है। ठीक है, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, देयर इज नथिंग एटर्नल और परमानेंट इन इट। ठीक है, जो दुनिया है हमेशा ही चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। ओके, secondly, sorrow is intrinsic to human existence. Human beings can get rid of all worldly troubles by following the path of moderation between severe penance and self-indulgence. Which means जो sorrow है वो इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, हर किसी को इससे गुजरना पड़ता है, इट इज़ अ नेचर ऑफ लाइफ। ठीक है,
हर किसी को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है एंड हम इंसान जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो दुनिया की सारी ही प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं इफ़ दे फॉलो द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन सीवियरनेस एंड सेल्फ इंडल्जेंस। इसका मतलब ये होता है कि बहुत कड़ी तपस्या भी ना करें लेकिन बहुत ज़्यादा वर्ल्डली लाइफ में, मटेरियल लाइफ में भी ना अटैच हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों ही चीज़ों के बीच का अगर हम रास्ता अपनाते हैं तो हम दुनिया की सभी ट्रबल से ओवरकम कर पाएंगे। ओके, बहुत ज़्यादा कड़ी तपस्या भी नहीं करनी है और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में घुस गए हैं। दोनों के बीच का बात हम अपनाएंगे, देन वी कैन गेट रिड ऑफ ऑल द वर्ल्डली ट्रबल्स। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धा बिलीव दैट द डिके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वॉज इनएविटेबल, यानी कि हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, हम कितना भी कोशिश कर ले हम बच नहीं सकते, हमारा जो डिके और डिस्ट्रक्शन है वो होना ही होना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ही बिलीव दैट द सोशल वर्ल्ड वॉज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस, इट हैड नो डिवाइन ओरिजिन, सो ही एडवाइज्ड किंग्स एंड गृहपतिज टू बी ह्यूमन एंड एथिकल। तो कहने का मतलब ये है, ये जो सोशल वर्ल्ड है इसको हम इंसानों ने ही बनाया है, ऐसा नहीं है कि देवता बना गए या कोई डिवाइन ओरिजिन से यहाँ पर जो सोशल वर्ल्ड है वो क्रिएट किया गया है, ऐसा नहीं है, ये इंसान के ही द्वारा बनाया गया है। एंड सो इन्होंने एडवाइस किया किंग्स को, राजाओं को, गृहपतिस को कि वो एक इंसानियत का नेचर रखे, हर कोई इंसानियत फैलाए, काइंडनेस रखे लोगों के प्रति, एंड एवरीवन शुड हैव फ्यू एथिक्स। यहाँ पर हमको जो है गुडनेस के साथ में रहना है, अच्छे से रहना है, गुड डीड्स परफॉर्म करनी है, एंड दिस इज ऑल व्हाट ही एडवाइज टू द किंग्स एंड गृहपतिस। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, ही बिलीव दैट द राइटियस एक्शन वाज द मीन्स टू एस्केप द साइकिल ऑफ रीबर्थ, यानी कि अगर हमको पुनर्जन्म से बचना है तो हमको अच्छे कर्म करने चाहिए, गुड डीड्स वी शुड परफॉर्म। राइटियस एक्शन इज द ओनली मीन्स टू एस्केप द साइकिल ऑफ रीबर्थ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, अकॉर्डिंग टू हिम द साल्वेशन और द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन could be possible if a person ended his ego and desires। ठीक है, तो किसी को भी मोक्ष चाहिए, किसी को भी सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ जो है उसको क्या करनी चाहिए, अपना ईगो और अपनी जो डिज़ायर्स हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उनका त्याग करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज, ही एडवाइज्ड ऑल हिज फॉलोअर्स टू बी देयर ओन लैम्प्स, दे मस्ट वर्क आउट देयर ओन साल्वेशन और लिबरेशन। तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी को खुद के लिए लैंप बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कोई और आपके लिए अच्छे कर्म करेगा एंड आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर किसी को खुद ही काम करना पड़ेगा अपने आप को मोक्ष दिलाने के लिए, खुद इनलाइटेंड होना है तो खुद ही आपको कर्म करने पड़ेंगे, वो आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, तो बी योर ओन लैम्प्स एंड वर्क आउट फॉर योर ओन लिबरेशन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हैं बुद्धिज्म की। आई होप अगर आप ये सारे पॉइंट्स लर्न कर लेते हैं तो बुद्धिज्म से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है यू कैन आंसर इट वेरी वेल। सभी जो है पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप इस क्वेश्चन के थ्रू लॉन्ग आंसर के लिए भी प्रिपेयर्ड हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाई जैनिज्म वाज लेस पॉपुलर इन कंपैरिजन विद बुद्धिज्म। तो अगर हम जैनिज्म और बुद्धिज्म को कंपेयर कर रहे तो बुद्धिज्म इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों था या फिर जैनिज्म इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको वो रीजंस देने हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस यहाँ पर आई हैव मेंशन। नंबर फर्स्ट इज कि जैनिज्म गेव स्ट्रेस ऑन एसेटिसिज्म एंड पेनेंस इन विच वन हैज़ टू लिव फॉर मैनी डेज विदाउट ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग। ठीक है, कॉमन पीपल वर नॉट बीन एबल टू लिव सच अ हार्ड लाइफ। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि जैनिज्म में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। ठीक है, जैनिज्म जो रिलीजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड रूल्स हैं जो कि कॉमन पीपल फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसमें हमको कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, कई दिनों तक भूखे प्यासे रहना पड़ता है, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं जिनको कि कॉमन लोग नहीं फुलफिल कर पाते, तो ऐसी हार्ड लाइफ कॉमन लोग नहीं रह पा रहे थे। ठीक है, सेकेंडली, फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म हार्डली गेव अ स्ट्रेस ऑन स्प्रेडिंग इट्स टीचिंग्स। तो जो जैनिज्म को लोग फॉलो करते थे उन्होंने इतनी ज़्यादा कोशिश भी नहीं करी कि वो अपनी जो रिलीजन है, अपनी जो टीचिंग्स हैं उनको स्प्रेड करें, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। ओके, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस गिवन बाय दिस रिलीजन टुक वेरी स्ट्रिक्ट फॉर्म। तो इस रिलीजन में जो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड एंड स्ट्रिक्ट था, जिसको फॉलो करना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। हम आज भी सुनते हैं जो जैन लोग होते हैं वो ज़मीन के अंदर के जो भी फूड आइटम्स होते हैं, पोटैटो है ना, जिंजर वगैरह, ये सारी चीज़ें वो नहीं लेते हैं बिकॉज दे फील कि अगर हम ज़मीन से कोई चीज़ खोद रहे हैं हम इंसेक्ट्स को हार्म कर रहे हैं, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉर्म है ऑफ नॉन वायलेंस, इसलिए ये हर किसी के बस की नहीं है कि वो उसको फॉलो कर सकें। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लाइक बुद्धिज्म जैनिज्म हार्डली गॉट एनी हेल्प और द प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट। तो जैसा कि हमको बुद्धिज्म में देखने को मिलता है, अशोका ने काफ़ी ज़्यादा इसको इनकरेज किया था, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड किया था। इस तरह का कोई भी सपोर्ट जैनिज्म में नहीं मिला, ठीक है। इस तरह का कोई भी जो है प्रोटेक्शन जैनिज्म रिलीजन को नहीं मिला स्टेट से, रूलर्स से। ओके, एंड अगला पॉइंट हो जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म वर मोर सिंपलर देन दैट ऑफ जैनिज्म, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। जैनिज्म में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ें थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिलीजन है एज कम्पेयर टू बुद्धिज्म। वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, स्मूथ है टू फॉलो। तो दैट इज़ द रीज़न जैनिज्म वॉज लेस पॉपुलर एज कम्पेयर टू बुद्धिज्म। आई होप दिस इज क्लियर। एंड विद दिस वी हैव प्रैक्टिस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, हमने सभी को यहाँ पर देखा है। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।